हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो तो बेटा, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें रिवाइज करते हैं जरा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के टाइप्स, ठीक है ना। जैसे कि टाइप्स तो पिछली बार भी पढ़े थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग, वेरिएबल्स के बेसिस पे। लास्ट टाइम में डिग्री के बेसिस पे पढ़ा, टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा, अब हम थोड़ा वेरिएबल्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं 2x + 3, एक ये लिखा, ठीक। ये है अभी तक एक्सप्रेशन। 2x + 3 = 0 कर दूं, ये हो गया इक्वेशन, ठीक। ये है एक्सप्रेशन। यही अगर मैं इसके आगे लगा दूं p of x 2x + 3, तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल, ठीक। अब ये जो हमारा ये सेकंड वाली बात करें, 2x + 3 = 0, ठीक। इसमें ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक। अभी ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात करने लगे तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन में चलेंगे, ठीक। ये लीनियर इक्वेशन है, ये है सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब इसी में हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे कि 2x + 3y + 3 = 0, यानी इसके अंदर 1 और 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो जब हम किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक। और ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल है, जबकि इसमें हमारा x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक। अब क्या है, इस चैप्टर में हम एक लीनियर इक्वेशन से डील नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स एक साथ आते हैं, ठीक, तो हम उसकी वैल्यू सीधी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। तो हमको दो इक्वेशंस की साथ में जरूरत पड़ती है, ठीक। जैसे कि 2x + 3y + 3 = 0 पहला, फिर दूसरा 4x + 6y + 8 = 0। पहली इक्वेशन, दो इक्वेशन, ठीक। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करके, ठीक है, इसमें से इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। जैसे कि इनको साथ में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी निकलेगी और y की वैल्यूज भी निकलेगी, ठीक। तो ये है हमारा, जब साथ में यूज करते हैं कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा, ये है हमारे चैप्टर के नाम का मतलब कि जब हम पेयर में यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन के जिसके दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। अब क्या है, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना, अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें बेसिकली सीखना है x और y की वैल्यूज निकालना। अब इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और भी है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिलेबस हमने सीखना है बस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से कट आउट है, डिलीटेड है, इस साल वो इन सिलेबस में नहीं है। तो हम खाली इस साल एलिमिनेशन तक ही पढ़ेंगे, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हो। चलो तो बेटा अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये जो लीनियर इक्वेशन है हमारी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x + 3y + 8 = 0, ठीक। हमारी जनरल फॉर्म में कुछ चीजें देखी होती है, जो कि होती है ax + by + c = 0। यानी कभी भी आपको अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना है
तो आपकी हमेशा इक्वेशन जो है इसी फॉर्म में रहनी चाहिए, यानी इस साइड आपका हमेशा 0 और बाकी का पोर्शन इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारी a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को डिराइव करके इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक। एक्सरसाइज 3.1 पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1 है आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, Aftab tell his daughter 7 years ago he was 7 times as old as you, ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है आफ्ताब और उसकी डॉटर यानी उसकी बेटी की, ठीक, दोनों की एजेस की बात हो रही है। तो हम मानते हैं लेट आफ्ताब एज बी x and his daughter बी वाई, आफ्ताब की एज को x और डॉटर की एज को y मान लेते हैं, ठीक। अब चलते हमारे क्वेश्चन पर, एक x हो गया और एक y हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं 7 इयर्स अगो, 7 इयर्स अगो यानी अगर ये आफ्ताब की ये उसकी डॉटर की 7 साल पहले चल रही है, तो दोनों की एज 7 साल से कम हो जाएगी, ठीक। दोनों में 7 माइनस करते हैं, ठीक, 7 माइनस किया दोनों में। आगे क्या कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी जो आफ्ताब है 7 साल पहले अपनी बेटी की एज के 7 टाइम्स यानी 7 गुना था, ठीक है ना। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी की एज के 7 गुना था। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनती है x - 7 = 7y - 7। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ये मिलता है x - 7 = 7y - 7 7 49, y को यहाँ पर लेकर आते हैं, x प्लस है इधर आके -7y -49 एज इट इज और इधर माइनस का +7, वेरिएबल साइड एक साइड कर लिया और ये सॉल्व एक साइड कर लिया। x - 7y = इसको सॉल्व करते हैं 49 - 7, ठीक, ये हमको मिलेगा -42, इसको यहाँ ले जाते हैं x - 7y +42 माइनस का इधर आगे प्लस = 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे इक्वेशन क्या है, ऑल्सो 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर से लिखते हैं x और y, 3 इयर्स अगो यानी 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एज जो है 3 साल आगे चली जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। I shall be 3 times as old as you, तो वो जो है आफ्ताब जो है अपनी बेटी के 3 टाइम्स हो जाएगा आज से 3 साल बाद, यानी उसके 3 गुना। सॉल्व करते हैं इसको, x + 3 = पहले y से फिर +3 से, 3 3 जा 9, y को यहाँ पर लेकर आते हैं x - 3y + 3, 9 को भी यहाँ लेकर आते हैं = 0, कुछ नहीं बचा तो = 0, x - 3y प्लस माइनस हो गया -6 = 0। ये मिली हमको सेकंड इक्वेशन, ठीक। 2 इक्वेशंस हमको मिल चुकी हैं। अब आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली। तो बेटा ये तो हो गया अलजेब्रिकली, हमने क्या करना है एक साथ बस इनको दोनों को रिप्रेजेंट करना एक जगह पर। तो कैसे, इसको यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ बना दो, ठीक, एक बॉक्स यहाँ बना दो, ठीक। एग्जाम में आपने क्या करना है, एक या 2 लाइन का गैप छोड़ के दोनों को एक साथ नीचे लिखना, पहले एक और फिर दोनों को एक साथ नीचे लिखना, ठीक। और ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली प्रेजेंटेशन, ठीक। आप इसको नोट करो और इसके बाद हम सीखते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक साइड में लिख देते हैं इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, x - 7y + 42 = 0, और दूसरी है x - 3y - 6 = 0, ठीक है ना। चलो
चलो तो बेटा क्या है, हम इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक बार इसका देखते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0। हमने ऐसी इक्वेशन लिखनी है और नीचे एक बनाना है टेबल इसकी, ठीक, 3 कॉलम्स का, इसमें पहला x दूसरा y, ठीक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यूज को रखते जाना है और उसकी टर्म में y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर x = 0, ठीक, x को हम 0 लेते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। 0 - 7y + 42 = 0। 7y को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7y, ठीक, मल्टीप्लाई में 7 उसके साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 + 7 7 × 42। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, 6, ठीक, यानी x की वैल्यू जब 0 डाली y की वैल्यू 6 मिली, ठीक। अब उसी तरीके से फॉर y = 0, y को 0 लेते हैं, ठीक। अब अगर y की वैल्यू को 0 डालते हैं तो क्या आएगा, x माइनस, ऐसे इक्वेशन लिख लेते हैं, +42 = 0। इसमें y की वैल्यू को 0 डालते हैं, x - 7 0 + 42, ठीक। तो यहाँ से हो जाता है x + 42, क्यों 7 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू 42 इधर जाएगा, ये हो जाएगा -42। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -42, यानी जब y को 0 डाला x की वैल्यू आई -42, ठीक। चलो इसको फिलहाल के लिए अब यहीं रोकते हैं, अभी तीसरी वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक वो अलग है, उसको अलग से करेंगे, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन लिखते हैं, x - 3y - 6 = 0, ठीक। फिर से वही एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, x y और x = 0, पहले x को 0 डालते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं x - 3y - 6 = 0। इसमें 0 रखा, ये वो -3y - 6 = 0। यहाँ से वो -3y माइनस है, इसको उधर ले लेंगे, हो जाएगा +6, -3 से मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ठीक, 3 × 3 3 × 6, यानी y की वैल्यू आई -2। यानी जब हमने x को 0 डाला तो y की वैल्यू आती है -2। अब अगला फॉर y = 0, अब y को 0 डालते हैं, ठीक, इक्वेशन लिखते हैं -3y - 6 = 0, 0 रखते हैं, x - 3 × 0 - 6 = 0। 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, क्या बचा, -6 = 0, ये माइनस हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलती है हमको 6, यानी x की वैल्यू 6 मिलती है, तब जब हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, ठीक। अब हमने क्या करना है, अभी तीसरा कॉलम भरना है, तो इसके लिए कैसे करना है हमने, ठीक। यहाँ से क्या है, हमको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, दोनों में किसमें, इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन हो, ठीक। तो हमने यहाँ पर सीखना है इनकी वैल्यूज निकालना, कैसे देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x - 7y + 42 = 0, ठीक। इसको उधर ले जाते हैं, x - 7y = -42। उसी तरीके से ये वाली लिखते हैं, x - 3y = 6, ठीक। हमें यहाँ से अब x की और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो नीचे वाली इक्वेशन है, ठीक है, मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसका कुछ मेथड रिलेटेबल है। तो हमने सबसे जो नीचे वाली इक्वेशन है, इन सबके साइन बदलने, जैसे कि पॉजिटिव है, इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, इसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस, ठीक। अब क्या है, इस वाली इक्वेशन के लिए साइन ये वाले माने जाएंगे, ऊपर वाले इस वाले के नहीं, उसके वाले तो वैसे ही रहेंगे, नीचे वाली इक्वेशंस के ये वाले साइन होंगे, ठीक। ये हमारे लिए नहीं है काम की, तो हमने कैसे करना है, ध्यान से देखते हैं। x - x, x में से x ये 0 हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक। इसको देखते हैं, अब इसमें क्या है, ये है -7 + 3y, यानी -7 + 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 का क्या बचता है 4 और साइन बड़े बढ़ेगा, यानी -4y, ठीक। माइनस माइनस प्लस 42 + 6 48 और साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल करते 4 × 4 4 × 8, y की वैल्यू मेरे को मिलती है 12,
ठीक इस तरीके से। इसी y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। वैसे जरूरी नहीं कि आप सेकंड इक्वेशन में डालें, आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, जैसे भी आपको इजी बैठे, ठीक है ना। तो हम इसमें डाल रहे हैं सेकंड में x - 3 into y की वैल्यू 12 - 6 = 0, ठीक। x - 12 is 36 - 6 = 0, माइनस माइनस प्लस 36 + 6 42 और साइन माइनस का माइनस है उधर से जाएगा तो x = 42, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने y की वैल्यू 12 रखी, x की वैल्यू मेरे को क्या मिली 42, और जैसे कि हमको इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके मिली, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। तो हमने दोनों के टेबल में ये दोनों की वैल्यूज रख देनी है, ठीक। जैसे कि पहले टेबल में देखते हैं x की वैल्यू हमारे क्या आई है 42, इस पर आई है y 12 डालने पर, ठीक है ना। उसी तरीके से x की वैल्यू क्या आई है 42, इसके डालने पर y 12 डालने पर, ठीक। अब हमारे पास ये सारे इसके पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इस इक्वेशन के भी इस इक्वेशन के भी, मतलब दोनों, कहने का मतलब है दोनों के टेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है ना। कि x को क्या डालेंगे तो y क्या मिलेगा, ठीक। आप जब तक इसको नोट करो। चलो आगे चलते हैं। अब देखना बेटा कि इसको ग्राफ पे कैसे बनाना है, ठीक है ना। मेन काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब भी आएगा 4 मार्क्स का या फिर 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हमें जो है ग्राफ पर बनाना है, ठीक। कैसे? अब ग्राफ पर जैसे कि हम जानते हैं ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है ना। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ठीक। अब देखते हैं टेबल की तरफ। देखनी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है x और y दोनों की। x की सबसे बड़ी वैल्यू है 42 ऊपर की तरफ भी, सॉरी इस तरफ भी, और नेगेटिव में भी 42 यानी इस तरफ भी, ठीक। उसी तरीके से y में कौन सी बड़ी वैल्यू है, y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, वो आ रही है 12, यानी y जो है प्लस में ही है, 12 सबसे बड़ी वैल्यू पर, ठीक। तो अब उसी तरीके से हमें गैप दे देख के इसको देख देख के बनाना है, ठीक है ना। चलो बनाते हैं इसको। y को ये हो गया 0, यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। वैसे इसी यहाँ से -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ठीक। ये बन गए मेरे y के कोऑर्डिनेट्स। अब बनाते हैं x एक्सिस पर, ठीक है ना। अब x पर हमें जाना है 42। अब अगर इसी तरीके से 2-2 का गैप लेंगे तो x एक्सिस बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसको थोड़ा बड़ा गैप ले सकते हैं, मे बी 4 का ले सकते हैं या फिर 6 का ले सकते हैं। यस 6 का गैप हम ले सकते हैं, 6 का गैप ले लेते हैं, ठीक है ना। 0 to 6 12 18 24 30 36 42 48, ये हो गया प्लस वाली साइड का। उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं 6, क्यों, क्योंकि हमको अच्छा x की माइनस में भी जो है हमको 42 चाहिए, ठीक है ना, प्लस में भी और माइनस में भी। 6 12 18 24 40 36 42 एंड 48। तो बेटा ये होगी हमारी प्रॉपर प्लॉटिंग इसके ऊपर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। चलो अब हमको बनानी है इनके लाइंस, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले ये वाला टेबल लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,6, ठीक है ना। पहला कोऑर्डिनेट है
0,6, x पर 0 एंड y पर 6, यानी इस जगह पर, ठीक, x पर 0 y पर 6, ठीक। इस पॉइंट नाम देते इस पॉइंट को पॉइंट A, ठीक। अगला कोऑर्डिनेट है -42, x पर -42, ठीक है ना, सारे माइनस के हो जाएंगे। x पर -42 इस जगह और y पर 0, y पर इसकी 0 और x पर -42, यानी ये वाला पॉइंट नाम दे देंगे पॉइंट B। उसके बाद है x पर 42, यानी ये वाला, और y पर 12, यानी समथिंग हियर, ठीक, नाम दे देंगे पॉइंट C। ये तो होगी इसकी बात, ठीक है ना। अब क्या है बड़ा, इन तीनों पॉइंट्स को 1 2 3 इन तीनों पॉइंट्स को मीट करवाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट A B C, ठीक, और यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को क्या है, x - 7y + 42 = 0, ठीक। और साथ में पॉइंट्स के इनके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, ठीक है ना। पहला कोऑर्डिनेट था 0,6, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट -42, 0, और तीसरा 42, 12, ठीक है बेटा। ये होगी पहली लाइन। अब आते हैं दूसरे वाले पर, दूसरी इक्वेशन की लाइन बनानी इसी तरीके से, ठीक। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2, ठीक। इसका नाम देते हैं पॉइंट D, और क्या है 0, -2, ठीक। उसी तरीके से अगला पॉइंट क्या है 6,0, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यानी ये वाला, ठीक। नाम देते हैं पॉइंट E, और क्या है 0, 6, 6,0, सॉरी 6,0, और अगली क्या 42, 12, यानी ये वाली 42, 12 ये वाला, ठीक। मीट कराते 1 2 3 इन तीनों पॉइंट को, ये मीट हो गया और ये यहाँ से इधर चला गया, ठीक। ध्यान से देखें तो ये तीनों है, हमने इतने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए इसके ऊपर, तो दोनों लाइंस के, ठीक है, दोनों लाइन जो है इस पॉइंट C पर जो है आके इंटरसेक्ट हो रही है, जो कि है 42, 12। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों लाइन पर इस पॉइंट इस पॉइंट पे आ रही हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों ही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर इस लाइन का, x - 3y - 6 = 0। तो बेटा ये हो गया हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इस तरीके से हमने पेपर में ग्राफ से प्रेजेंटेशन रखना है, ठीक है ना। ये तो बोर्ड में यहाँ पर मैं स्केल का यूज नहीं कर सकता, लेकिन आपने पेपर में प्रॉपर पेंसिल के साथ प्रॉपर एकदम बनाना है, सबको वेल एकदम प्रॉपर पुट करना है, ठीक है ना। पॉइंट्स मार्क करने, इसी तरीके से उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने, इक्वेशंस के नाम लिखने प्रॉपर, और लाइन एकदम स्केल से सीधी खींचनी है, और ध्यान से देखना कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे जो भी उनका कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपने इनको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन पर 2 किलो एप्पल, ठीक है, और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट फाइंड की गई है वो है 160 रुपए, ठीक है ना। आफ्टर अ मंथ, ठीक है ना, उस दिन के 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स अगर वो साथ में परचेस करता है तो उसकी कॉस्ट ₹300, ठीक। कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है ना। इस सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को भी सेम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात कर रहा है एप्पल्स की और ग्रेप्स की और उनकी बराबर एकदम टोटल कॉस्ट की, ठीक है ना।
चलो क्या लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल बी एक्स। हमने एक एप्पल की कॉस्ट को एक्स मान लिया, सिर्फ एक एप्पल की, ठीक है ना, एंड ग्रेप्स बी वाई, ठीक, और ग्रेप्स की कॉस्ट को वाई माना, ठीक। कितने, इसमें केजीज में बात कर रहा ना, यस, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी वाई। हमने 1 kg एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स को हमने कॉस्ट को y मान लिया है, ठीक। अब इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। अब अगर 1 किलो एप्पल की कॉस्ट है x रुपीस, तो 2 किलो की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी 2x प्लस साथ में उसने वो क्या कह रहा है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, उसने साथ में 1 किलो एप्पल ग्रेप्स भी खरीदे, तो 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है, प्लस y, ठीक। was found to be rupees 160 और इसकी कॉस्ट उसको टोटल मिला के पड़ी रुपीस 160, यानी ये हो जाएगा 160 के बराबर, ठीक। पहली। अगली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगली क्वेश्चन है आफ्टर वन द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। 4 kg ऑफ एप्पल्स की बात कर रहा है, 1 किलो x है, ठीक, तो 4 kg के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, प्लस अब ग्रेप्स भी खरीदे उसने, ठीक, ग्रेप्स कितने 2 kg ऑफ ग्रेप्स की बात कर रहा है, तो 1 kg की y है, 2 kg की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में उसको कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी 300 रुपीस, ठीक। तो बेटा ये होगी हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हमको लीनियर इक्वेशन का पेयर मिल चुका है, ठीक है ना, हमने इसको प्रॉपर प्लॉटिंग करनी है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो बेटा क्या है, ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक। पहली इक्वेशन लिखते हैं अपनी 2x + y = 160, ठीक। इसका टेबल बनाते हैं सबसे पहले, टेबल बनाया, यहाँ पर लिखा x y, ठीक। तो सबसे पहले for x = 0, x की वैल्यू को 0 लेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 160, ठीक। x की वैल्यू को 0 डालते हैं, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 160, ठीक। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या आई 160, ठीक। तो हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बनता है, पहला कोऑर्डिनेट नाम देते हैं इसको अभी से ही, ठीक। क्या निकलता है यहाँ से 0,160, ठीक, पहला कोऑर्डिनेट। अगला देखते हैं फॉर y = 0, अब y को 0 डाल के देखते हैं, 2x + y = 160, 2x + 0 = 160, 2x = 160, x = 2 नीचे आ जाएगा, 202, 2 8 60, 2 0, तो x की वैल्यू को क्या मिली यहाँ से 80, ठीक है ना। तो इसका भी कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बना b, ठीक। हमने y की वैल्यू को 0 डाला और x की क्या मिली 80, ठीक है ना, y को 0 डालने पर x की वैल्यू मिली 80, ये हमको मिली वैल्यूज, ठीक है ना। अब तीसरे के लिए अपने छोड़ दें, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन 4x + 2y = 300, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं, इसका भी टेबल बना देते हैं, ठीक। for x = 0, x को इसको 0 डालते हैं, ठीक है ना। 4x + 2y = 300, 4 × 0 + 2y = 300, ये हो गया 4 × 0 0 हो जाएगा, क्या बचा बाकी 2y = 300, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, इसके डिवाइड में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 150, तो y की वैल्यू हमको क्या मिली 150, जब मैंने x की वैल्यू को 0 डाला तो ये हमारा बन जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट 150, 0,150, ठीक। उसी तरीके से फॉर y = 0, अब y को 0 डाल देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या इक्वेशन है 4x + 2y = 300, ठीक। यहाँ पर y को 0 डालते हैं,
4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या है, ये 2 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, बाकी क्या बचा, इज इक्वल टू 300। 4x अब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में ये तो नीचे आ जाएगा 300 के डिवाइड में। ठीक, इसको कट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 75, x इज इक्वल टू 75। ठीक, इसका मतलब जब मैं y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 75। तो कोऑर्डिनेट बन जाता है 75,0, नाम देते कोऑर्डिनेट d। ठीक है ना, तो ये मिल गया मेरे को इसका भी। ठीक, अब मेरे को निकालना है तीसरी वैल्यूज, ठीक है, जो कि दोनों की हो ऐसी। ठीक, तो करते हैं, लिखते हैं दोनों को साथ में। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है ना, अब क्या है, अब इसको लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग करने के लिए हमें क्या, हम इन दोनों में से, ठीक है ना, इन दोनों में से x या y में से, ठीक है ना, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि या तो इसके कर दें या इसके कर दें। तो उसके लिए क्या, अगर सपोज इसके करने तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ना, तो इधर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फुल। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। ठीक है ना, और यहाँ पर मिल जाता है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको, साइंस बदलते हैं इनकी। तो यहाँ से तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है ना, ये तो पूरा ही चला गया। देन अब क्या करें, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत होगी भी, क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो ऐसे निकल नहीं रहा है, तो हम इसमें इस तरीके का कंडीशन नहीं लगाएंगे। क्यों, इसके सीधे तरीके से एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं मिल रहा है, अभी आगे एक कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में इसके बाद। ठीक है ना, तो क्यों नहीं मिल रहा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको अब आगे हम मेथड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो तो हमने क्या करना है, इसी में ही, ठीक है, जब ऐसा ना हो रहा हो, कॉमन पॉइंट ना निकल रहा हो, ठीक है ना, तो इसी में ही हमने आगे कंटिन्यू कर देना है। तो अब कैसे कंटिन्यू करेंगे, हमने x की वैल्यू को, जैसे कि सपोज यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस y है। ठीक, तो हमने y की वैल्यू को 2 ले लेना है। ठीक है ना, और y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, 2 ले लेते हैं या फिर 10 ले लेते हैं, 10 और इजी है, ऑल राउंड फिगर y इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ठीक है ना, रखते हैं इसमें 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक, हमने y को 10 लेना है, उधर चले जाएगा 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 150। तो यहां से हमको 2x की वैल्यू कितनी मिली, 150। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। ठीक है ना, 2 नीचे चला जाएगा, तो यानी y की वैल्यू जब हमने 10 डाली तो x की वैल्यू क्या मिली, 75, तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट को नाम देते हैं पॉइंट E, और कोऑर्डिनेट क्या है, 75, 10। ठीक, उसी तरीके से सिमिलरली इसमें भी, यहाँ पर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसमें है तो यहाँ पर भी 10 डालते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, 4x प्लस 2 y की जगह पर 10 इज इक्वल टू 300। ठीक, ये हो जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 300। 20 तो चलेगा माइनस में, तो मिल जाता है 280। x नीचे आ जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो जब कटिंग करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 70। ठीक, तो यहां से हमको क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेट 70, 10, नाम देते हैं E एंड F। ठीक है ना, तो हमको ये सब कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए, नाम इसके भी नाम देते हैं यहाँ पर 70, 10। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा ये, ठीक है ना, पूरा टेबल फॉर्मेशन। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है ना, अब इसको कॉपी कर लो पहले,
बनाते हैं इसको ग्राफ पर। अब ग्राफ पर बनाना तो पहले उसका गैप देखना कितने कितने का भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखें तो 80 में जा रही है, और अगर दोनों के बीच, अब सबके बीच में गैप देखें तो बेसिकली देखेंगे 5 के मल्टीपल्स हैं सारे। उसी तरीके से y भी जो है 5 के मल्टीपल्स है, और इनके बीच में सब में गैप जो है लगभग 10 का हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान से देखें तो ये हाईएस्ट वैल्यू 160 जा रही है y की, ठीक है ना। तो बनाते हैं टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक, ये बना x एक्सिस और ये बना y एक्सिस, बीच में आता है 0, ठीक। तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू x की क्या है 80, ठीक है ना। तो चलते हैं गैप 10 का लेके चलते हैं, 10 20, ओ सॉरी x का लेना, 10 20 30 40 50 60 70, अरे यार ये एक पर आ गया, कोई नहीं y एक्सिस, ठीक है ना। अब उसी तरीके से हम y पे भी चलते हैं, 10 का गैप लेते हुए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 150, एक सेकंड आई थिंक यहाँ 10 20 30 40 and 150, उसी तरीके से यहाँ पे -10 -20 -30 -40 -50, यहाँ पर भी उसी तरीके से -10 -20 -30 -40 and -50, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा ग्राफ की, इसकी y एक्सिस और x एक्सिस पे इनमें नंबर्स डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। पहला टेबल देखते हैं क्या है हमारा 0, 160, यानी x पर 0 और y पर 160, ठीक है ना। यानी इस जगह पर पॉइंट A, ठीक है ना, क्या है 0, 160, ठीक। अब इसको देखते हैं, अगला क्या है 80, 0, यानी x पर 80 और y पर 0, ठीक है ना। पॉइंट B 80, 0, ठीक। अगला लेते हैं 75, 10, यानी x पर 75, बेसिकली समवेयर इसके बीच में, ठीक है ना। x पर 75 और y पर 10, यानी यहीं इसके ऊपर ही जस्ट इस जगह पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट C 75, 10, ठीक। चलो अब इसको जोड़ते हैं, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन की लाइन, ठीक है। इसका नाम देते हैं और वो क्या है 2x + y = 160, ठीक। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाते हैं, क्या है 0, 150, यानी यहाँ, ठीक, 0, 150, ठीक। अगला 75, 10, 75 यहाँ, ठीक है ना, 75 ये और ये 0, यानी ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट E, ठीक। और अगला है 70, 10, यानी 70 और ये यहाँ इस जगह पर, ठीक है ना, 70, 10। चलो अब इसको मीट करवाते हैं इस लाइन को, चलो। और इस इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं, क्या है 4x + 2y = 300। चलो तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है, ठीक है ना, दोनों लाइंस जो है, दोनों इक्वेशन की लाइंस है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर आके इंटरसेक्ट कर लो, ठीक है ना। अगर आप इसको स्केल से प्लॉट करोगे, ठीक है ना, ग्राफ में इतना क्लियर आता नहीं, स्केल से प्लॉट करोगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस यानी जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ना कोइंसिडेंट करती ना इंटरसेक्ट करती,
ठीक है ना। तो यानी जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच की कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक कॉमन वैल्यू तभी मिलती है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, और ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, यानी इनकी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसलिए जब हम यहाँ पर जो एक मेथड लगा रहे थे, ठीक है ना, एक कॉमन पॉइंट निकालने के लिए, तो वो हमारा सक्सीड नहीं कर रहा था। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि जब भी किसी इक्वेशंस की पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक, तो उनका एक दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ। चलो तो बेटा अब अपनी अगली एक्सरसाइज पर जाने से पहले, ठीक है ना, एक टेबल जो है हमें समझना है। ठीक है ना, आप पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए अपनी बुक का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का, ठीक है ना, और उस टेबल को समझते हैं ध्यान से। ठीक, चलो अब अगर इस टेबल की तरफ देखें तो इसमें हमको कुछ पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, ठीक है ना, और कुछ A1, B1, C1 कुछ रेशियोज गिवन है, ठीक है ना, उनको कंपेयर करके दिखाया गया है। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, ठीक है ना, उसमें क्या हमको पता है कि जब हमको लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं, ठीक है ना, तो उसकी फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0, ठीक है ना, दो वेरिएबल में, जो कि a क्या है, x का वेरिएबल, b क्या है, y का वेरिएबल, और c क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अब अगर मैं दो पे ले रहा हूं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है इक्वेशन 2x + 4y + 8 = 0। ठीक, तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक और इक्वेशन है 3x + 6y + 12 = 0। तो ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे वेरिएबल्स, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। चलो अब इनको कंपेयर करके क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी हमको पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, ठीक, जब भी हम उनको ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, उनको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, तो उनकी जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को इंसाइड करेंगी, ठीक है ना, या फिर पैरेलल जाएंगी। समझते हैं इस बात को, ठीक है। अब अगर मैं a1 में a2 रखूं, a1 में a2, जैसे कि पहली वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में देखें तो ये है 1/3, ठीक है ना, और उसका b1 में b2 क्या है, -2/4, c1 में c2 क्या है, 0/20। ठीक है ना। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें तो क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं? इसको कटिंग करते हैं, ये हो गया 1/2, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो जब ऐसा केस हो जाए कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल ना आए, ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारा जो ग्राफ पर जो लाइंस बनती हैं, ठीक है, वो बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, और इस तरह का लाइन का हमको पता है कि कितना एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। चलो अब अगला सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड पेयर देखते हैं। इसके अंदर सेकंड पेयर में क्या है, 2/4, 3/6 -9/-18। इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 1/2, ये भी आया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आया 1/2, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक, तो जब ऐसा हो जाए, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो हमारी जो लाइंस बनती है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर देती हैं। जैसे कि अगर एक लाइन बनी है यहाँ पर, मान लो एक लाइन बनी AB। ठीक, अब अगर मेरे को एक और लाइन बनानी है, तो बनी पहली वाली लाइन की, पहली वाली इक्वेशन की AB लाइन बनी, तो दूसरी वाली इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, सपोज XY बनानी है, तो वो भी इसी के ऊपर ही बन जाएगी, सेम इसी के ऊपर एग्जैक्टली बनेगी XY। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे में क्या हमारे पास क्या दे रखा है, 1/2, 2/4 एंड -4/-12। ठीक है ना, देखते हैं क्या ये इक्वल है। 1/2 आ गया, यानी ये तो वही इक्वल है। एक माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/3, पर ये इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए कि A B के इक्वल हो लेकिन B C के इक्वल ना हो, ठीक, तो हमारी लाइंस बनती है वो बनती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो जो हमारी बनता है, जो हमको सॉल्यूशन मिलता है, वो हमको मिलता है नो कॉमन सॉल्यूशन। यानी इन तरह की इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता जो कि दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन होता है। हाँ, पर्टिकुलरली हर इक्वेशन का अपना सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी भी जगह पर। अब भाई पहले वाले में इंटरसेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले में एक दूसरे को कोइंसाइड ही करते हैं। ठीक है, तो इसके तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं कंसिस्टेंसी के बेस पर। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी क्या होता है, जब आपके पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस के, ठीक है ना, कॉमन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता हो, चाहे एक ही करता हो,
ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा करता हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट हैं। जैसे कि ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इन दोनों में क्या है, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, तो ये हुआ कंसिस्टेंट। उसी तरीके से ये भी हुआ कंसिस्टेंट। लेकिन जैसे कि ये इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो कभी भी आपसे पूछे कि आप कोफिशिएंट्स को देखकर बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये रेशियोज फाइंड करने हैं ए, बी और सी के, ठीक है ना। रेशियोज फाइंड करेंगे तो उसके बेसिस पे आपने पता लगाना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है, पहली, थर्ड, दूसरी या थर्ड, ठीक है ना। जिस भी कैटेगरी के अंदर ये आएगा उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलो अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, एक्सरसाइज 3.2। ठीक, क्या है 3.2 में? पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस के पेयर को आप फॉर्म कीजिए इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी उनको प्रॉब्लम्स सम गिवन होंगे, उनसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन फाइंड करिए ग्राफिकली, यानी ग्राफ पे प्लॉट करके हमको उनको सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, पहला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, एक क्लास है क्लास 10, ठीक है, उसके अंदर 10 बच्चे हैं टोटल, ठीक है ना। तो पार्ट इन मैथ्स क्विज, ठीक है ना, मैथ्स क्विज में पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर उस क्लास में लड़कियां जो है बॉयज के मुकाबले 4 ज्यादा हैं, ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टेक एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, तो हमें पता लगाना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्ट लिया, ठीक है ना। चलो पहले देखते हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है ना, यानी लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी y, ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स दोनों ने मिलकर लिया, ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्यों? अगर बॉयज एक ही क्लास में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को साथ में टोटल कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगी, जो कि हमारे इसमें बताया 10 के बराबर है, ठीक है। यहां से मिली मेरे को पहली इक्वेशन। आगे चलते हैं, आगे क्या, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y, ठीक है ना, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है ना, ये हमको बताया गया है। तो इनकी इक्वेशन तो हमने ली है बना। चलो अब आगे इनको करना है हमें ग्राफ पे प्रेजेंट, ठीक है, ग्राफ पे प्रेजेंटेशन हमको आता है, एक बार देखते हैं। चलो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, टेबल बनाते हैं x y, ठीक है। चलो पहला काम x को 0 लेना है, ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x को 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, यानी x को 0 लेके y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, क्या बना 0,10 पहला, ठीक, एक कोऑर्डिनेट। अगला देखते हैं फॉर y इज इक्वल टू 10, अब y को 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, y को 0 लेते हैं, तो क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y को 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, ठीक। चलो आगे चलते हैं, फिर से क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है, ठीक है ना, इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसका टेबल बनाएंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0, x को 0 डालते, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, एग्जैक्टली 4, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 0, y को 0 डालते हैं, ठीक, माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 4, अब यहां से तो हो गया 0, तो x माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई 4, लेकिन हमें को चाहिए x की वैल्यू, तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलती है -4, यानी जब y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है -4, ठीक है। अब अगला काम है हमारा एक इनके बीच में कॉमन सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, इनके बीच में कॉमन सॉल्यूशन निकालना। चलो रखते हैं इनको साथ में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और अगला है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो हम हमारा पहले ही ऑलरेडी एक सेम है, ठीक है ना,
तो हम इसको कटिंग करते हैं। एक से मतलब जैसे कि यहाँ पर साइन जो है लगे हैं ऑलरेडी, प्लस माइनस से कैंसिल हो सकता है, करते हैं। क्या मिला 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 2 1 2 2 7 14, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली 7, ठीक है ना। यानी यहाँ से y की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है 7। अब इसी वैल्यू को डालते हैं पहले इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 7। पहले इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू डालते हैं, ठीक। इक्वेशन के हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू डालते हैं 7 इज इक्वल टू 10। अब ये 7 उधर चले जाएगा माइनस में, 10 माइनस 7 आंसर आ गया हमारा 3। चलो तो हम इसके अंदर डालते हैं, क्या है, जब हमने 3 डाला तो यहाँ पर आई 7, 3 एंड 7 मिल गया आपको प्लॉटिंग, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो अब इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है -4। चलो और इधर y में देखें तो 7 लगाते हैं ग्राफ इसका, ठीक है ना। या 0 हमें जाना है 10 तक, 2 2 का गैप है 2 4 6 8 and 10। Similarly 2 minus 4 -6 -8 and -10, ठीक है ना। अब इसमें इधर चलते हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 4 and 5, ठीक, and 6 7 8 9 and 10। Similarly here -1 -2 -3 -4 and -5। ये होगी हमारी x एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस। चलो ये हो गया हमारा ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ जो बनता है, ठीक है ना। अब हमें इनकी लाइंस बनानी, ठीक है। पहला लेते हैं, पहला टेबल क्या है 0, 10, यानी जब ये 0 होगा क्या बनेगा 10, ठीक। अगला क्या है 10, 0, यानी जब y की वैल्यू 0 होगी x की वैल्यू 10 होगी, यानी यहाँ y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 10, नाम देते हैं पॉइंट b, ठीक है ना। तो मतलब 10, 0 और ये 0, 10। थर्ड पॉइंट लेते 3, 7, यानी जब x की वैल्यू 3 होगी समवेयर यहाँ दोनों के बीच में y की वैल्यू 7 पड़ जाएगी यहाँ, ठीक। पॉइंट सी, इनके बीच की लाइन बनाते हैं। थोड़ा अगर इसको मैच कराएंगे, ठीक है ना, पेपर में बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट से एकदम सीधा एकदम कट जाएगा, ठीक है ना। चलो तो बेटा क्या है, इसकी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट 0 to 10, 0, 10 ए। दूसरा पॉइंट x एक्सिस पर 10, ठीक है ना, पॉइंट बी। और तीसरा 3, 7 समवेयर यहाँ। तीनों पॉइंट्स को मीट करवाते हैं, ठीक। थोड़ी सी टिल्ट जा रही है यहाँ पर लाइन, जब आप इसको ऑन पेपर बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट स्केल से जाएगी, ठीक है ना। चलो हमारे पहले इस लाइन के बन गए तीनों पॉइंट। अब अगला इसके बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, पहला 0, 4 यानी यहाँ पर, ठीक। नाम देते हैं पॉइंट डी, कहाँ पे 0, 4। अगला क्या -4, 0, यानी -4, 0 यहाँ, ठीक है ना, पॉइंट ई -4, 0। और अगला है 3, 7, यानी सेम, फिर से यहाँ, ठीक। तीनों पॉइंट को मीट करवाते हैं। ध्यान से देखिए, पॉइंट जो है, जो दोनों लाइंस है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है पॉइंट सी पर,
ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा दोनों का जो है वो कॉमन पॉइंट होगा, दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है ना। इनके साथ साथ इनके इक्वेशंस लिख देते हैं। पहली वाली x + y = 10 और दूसरी इसका भी -x + y = 4। ठीक, तो बेटा इस तरीके से हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है इसका, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2। ठीक, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at point parallel or coincident। तो क्या है, हमको यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे रखी है और उनके पेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 पेयर्स हैं। हमको बताना है कि इन तीनों पेयर्स में से, ठीक है, कौन से पेयर ऐसी हैं जिनकी जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो आओ पहला पेयर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, फर्स्ट पार्ट पहला है 5x - 4y + 8 = 0। अगला है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, चलो ठीक है बेटा। अब क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम कैसे बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। हम कई बता सकते हैं, ठीक है, जब हम इनके रेशियोज कंपेयर करेंगे। तो पहले रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। a1/a2, ठीक, a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, ठीक है ना, x के कोफिशिएंट्स। उसके बाद b1/b2, b यानी कि y के कोफिशिएंट्स, y का पहला -4, b2 y का 6, ये आ गया पहला, ठीक है ना। अगर c1/c2, c1 क्या +8, c2 क्या -9, ठीक। इनको सिंपलीफाई करते हैं, 5/7 दूसरा है 2/3, यानी हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा और ये तो कट नहीं सकता, तो ये एज इट इज रहेगा 3/। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5/7 ना तो इक्वल है -2/3 के और ना ही ये इक्वल है 8/-9 के। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा कौन सा केस है हमारा जो हमने टेबल में पढ़ा था, तो उस टेबल के हिसाब से ये हमारा पहला केस है, ठीक है ना। तो पहले केस जो हमने पढ़ा था, पहले केस में याद करेंगे वाला टेबल, पहले केस में क्या होता था जब हमारा इस तरीके से सिचुएशन खड़ी होती थी, ठीक है ना। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती थी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी देयर। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, यानी इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। हमारा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0। ठीक, 2x - y + 9 = 0। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 6, वैल्यू क्या है 3/1। b1/b2, b1 क्या है -3, यानी y के अलावा जो भी उस टर्म में, ठीक। b2 क्या है y के अलावा -1, ठीक। आंसर क्या 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/1। c1/c2, ठीक, ये क्या है 10/9, ये कर नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो 3/1 के तो इक्वल है, लेकिन नहीं है इक्वल किसके 10/9 के। तो मैं कह सकता हूँ a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, ठीक है ना, लेकिन नहीं है किसके c1/c2 के।
तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, ठीक है ना, यस ये हमारी थर्ड सिचुएशन है टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जब थर्ड सिचुएशन होती थी तो लाइंस कैसी होती थी हमारी, होती थी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होती थी, ठीक। और जब ऐसी पैरेलल लाइंस होती थी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था, ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन विल बी देयर। चलो बड़ा आगे चलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमें पता लगाना है कि ये जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना, इनके जो सॉल्यूशंस है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब क्या है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमको पता चले। अगर तो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, सॉरी जो रेशियोज हैं, ठीक है ना, वो अगर पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक, तो वो कंसिस्टेंट है। और अगर थर्ड कैटेगरी में जाते हैं तो इनकंसिस्टेंट है। आओ देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक। और अगला है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो पहली बात तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है ना। इसको फॉर्म में लेकर आते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इधर आ जाएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका c उधर है और c हमेशा इस तरफ होता है हमारा, ठीक। 9x माइनस 10y प्लस का इधर आके माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गई है हमारी इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म, ठीक है ना। अब यहां से निकालते रेशियोज a1 अपॉन a2। a1 क्या है 3/2 और a2 अपॉन में 9। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, यहां हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 3/2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक। इसका साइन हटाना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/9, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये होगा 3 1 जा 3 एंड 9 2 जा 18, ठीक है। कटिंग करते हैं 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो हमको आंसर मिला 1/6, यानी मेरा a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है 1/6 के, ठीक। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 भी निकालते हैं, ठीक। क्या है 5/3 पहला मेरा b1 और b2 क्या है -10, ठीक। यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1 जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था नीचे वाले से अल्टीमेटली इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 2 जा 6, आंसर आया -6, ठीक। उसी तरीके से अब c1 अपॉन c2 लेते हैं। c1 क्या है -7, c2 क्या है -14, कटिंग करते माइनस माइनस गया 7 1 जा 7 7 2 जा 14, आंसर आया 1/2, ठीक। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कौन सा केस हुआ हमारे टेबल के हिसाब से, ये हुआ पहला केस। और पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती थी, और अगर पहला केस है तो हम बोलेंगे यस इट इज कंसिस्टेंट, ठीक। नोट कर सकते हैं आप इसको। आगे चलते था फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं पहला पेयर, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ठीक। और यहाँ से इसको भी माइनस 10x प्लस 6y माइनस का इधर आके प्लस में ले आते प्लस 22। अब क्या सी इस तरफ आ गई तो हमारे जनरल फॉर्म में आ गए हैं दोनों इक्वेशंस, ठीक है ना। a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं, पहले a रेशियोज की 5x का पहले का क्या है 5 और दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट -10, ठीक। 5 * 5 5 * 10, ये आंसर है -2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं,
b1 क्या है -3 यानी y का कोफिशिएंट। उसी तरीके से इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी क्या है -1/2। c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 क्या है -11, c2 क्या है 22, 11 जा 11 2 जा फिर से आया -1/2, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखे तो क्यों सारे -1/2 के बराबर आ गए हैं। ठीक, अब अगर ये इक्वल आ गए हैं तो ये कौन सा है हमारा, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, यस तो हमारी सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, जिसमें लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती थी, उनके इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते थे। ठीक, तो अब हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेकंड कैटेगरी में इनके सॉल्यूशंस होते हैं, यस इट इज कंसिस्टेंट। चलो कॉपी कर लो आप। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर से हमें बताना है कि कौन से क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, और वो भी कैसे, ग्राफिकली। ठीक, तो पहला इसमें क्या हमें देखना है कि जो सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है ना, जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वही रेशियोज को हम करके चेक करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट आ जाए तो, इनकंसिस्टेंट आ जाए तो आगे नहीं बढ़ना। ठीक है ना, लेकिन अगर कंसिस्टेंट आ जाए तब, ठीक, तब उसका हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी प्रीवियसली हो चुका है। ठीक है ना, तो ये आपका इन होमवर्क रहेगा, आपने इसको प्रैक्टिस कराना है। ठीक है ना, हो जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं हो पाता तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यस ये प्रॉब्लम सब में इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, कह रहे हाफ द पेरीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर हाफ कर दें, ठीक, whose length is 4 more than its width, जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर ज्यादा, यानी 4 ज्यादा है, यानी 4 मीटर ज्यादा। जैसे कि अगर उसकी जो विड्थ है, सपोज वो 10 मीटर है, ठीक है, तो जो उसकी लेंथ है वो 10 + 4 14 है, यानी उससे 4 ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट डायमेंशन फाइंड करो। ठीक है ना, गार्डन के, चलो देखते हैं। ठीक है ना, उसने हमें क्या कहा, पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक, लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेड्थ बी बी। ठीक है ना, हमने लेंथ को एल और ब्रेड्थ को बी मान लिया। ठीक है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, रेक्टेंगल है तो 2 × L + B। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। चलो अब इसके अंदर गिवन क्या क्या था कि जो पेरीमीटर जो है वो हाफ है। ठीक है, मतलब हाफ जो पेरीमीटर है वो 36 के बराबर है हमारा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। गिवन पार्ट क्या है, गिवन हाफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक, पहले चीज जो गिवन है। दूसरा जो हमें गिवन है वो ये है कि L = B + 4, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है ना, यानी लेंथ is 4 more than B breadth। ठीक है ना, ये हमें बता रखा है। ठीक, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डायमेंशंस, डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है ना, डायमेंशंस फाइंड करना, डायमेंशन जैसे कि लेंथ और ब्रेड्थ इसके फाइंड करना। ठीक, हमें उसने क्या बताया, ठीक, हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर के बराबर है। इक्वेशन बनाना। ठीक है ना, अब ये पेरीमीटर है हमारा, देखते हैं 2 × L + B। ठीक, इसका जो हाफ है यानी आधा, ठीक है ना, आधा करते हैं इसको, आधे करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, वो कितने के बराबर है, 36 के। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, L + B = 36 सेंटीमीटर। ये बनी मेरी पहली इक्वेशन।
ठीक है ना। आगे चलते हैं, और उसने क्या बताया हमको, इसके हिसाब से L इज इक्वल टू 4 मोर देन B, यानी ब्रेड से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। B को यहाँ पर लेकर आते हैं, L माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये मिली मेरे को दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसके डायमेंशन मुझे निकालना है, ठीक है ना। डायमेंशन निकालेंगे कैसे, इनको इक्वेट करके, सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। क्या है, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L माइनस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म, L प्लस L 12 हो जाएगा, 36 प्लस 4 40, ठीक। यहाँ से अब L के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 2 2 20 तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेंथ तक हो गई वैल्यू, ठीक। इसी इक्वेशन, इसी जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में L की वैल्यू को डालते हैं, लेकिन इक्वेशन क्या हमारे पास, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L की वैल्यू क्या है 20 डाली रखी इसमें, प्लस बी बाकी एज इट इज लिख देना है। L को उधर लेके, इस वैल्यू को 20 को उधर लेके जाते हैं, 36 माइनस 20 प्लस का तो माइनस में आ जाएगा, 36 में 20 गया, बचा कितना 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है ना। इनको एक साइड में लिख लेना, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा क्या आपने इसी तरीके से, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, जो ऐसा करोगे L और B मान लो, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बना के दिखाना है, ठीक, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बेटा इसी तरीके से आपने जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। पहले वही अपना गिवन फाइंड, उसके बाद जो हम मान रहे हैं किसी भी चीज को, क्या मान रहे हैं, कौन सा वेरिएबल मान रहे हैं, वो चीज लिखना है, और आगे उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके एक एक चीज क्लियर कर दिखानी है, ठीक है ना। इस तरीके से दिखाओगे तभी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, एकदम अपना मार्क्स, ठीक है ना। कॉपी करो आप इसको। चलो आगे चलते बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। हमको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखो जो कि वो भी 2 वेरिएबल में हो, ठीक है ना। सच दैट ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ऐसी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, ठीक है ना। चलो तो बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है, जिसका इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। अब पहली बात, अगर मेरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी हमारी टेबल का पहला केस है, ठीक है ना। उसका क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया ये था, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब तीनों ही रेशियोज एक दूसरे के इक्वल जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलो तो हमें इक्वेशन बनानी, ठीक है ना, जिसमें तीनों रेशियो जो है ऐसे में ना हो। अब हमको पता है क्या होता है, x + y, ठीक है ना, + c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक। हमने इसके आगे के बस, ठीक है ना, इसके आगे के जो कोफिशिएंट है वो अलग रखने हैं, ठीक। जैसे कि ये 2 है, A1 अपॉन A2 है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, हमने भी A2 को जो है, ठीक है ना, हम कुछ भी लेते, सपोज मैंने 4 मान लिया है, ठीक है ना, A2 को मैंने 4 मान लिया सपोज, ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो, A2 मैंने 4 मान लिया। अब अगर मैं A1 अपॉन में A2, इसको ये जो काम है मैंने लेफ्ट साइड में देखना है, A1 अपॉन A2 देखो तो मेरा आता है 2 अपॉन में 4, ठीक, यानी अल्टीमेट रेशियो आता है 1/2। तो मैंने किसी भी हाल में अगर मेरे को b की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, तो B1 अपॉन में B2 1/2 नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये B1 क्या है 3, ठीक, तो मैं B2 6 नहीं ले सकता किसी भी एंगल से, ठीक। तो मैं यहाँ पर B2 को जो है 8 ले लेता हूँ सपोज, चेक करके देखते कि 1/2 तो नहीं आ रहा कहीं, जैसे कि 3/8 B1 अपॉन में B2, तो ये कट नहीं सकता, अलग आ रहा है, चलो ये ओके, ठीक। अब यहाँ पर C की जगह मेरे को कुछ और लेना है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों ही रेशियो से मैच नहीं करना चाहिए, जैसे कि 1/2 है, ये 3/8 है, तो मेरे को यहाँ पर समथिंग डिफरेंट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना,
कोई दिक्कत नहीं, 5 के लिए लॉजिक बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। तो दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस है हमारे पेपर में ज्यादा मेजर मार्क्स के नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। एक 1 मार्कर या मैक्स 2 मार्कर्स में ही आएगा बस, ठीक है ना। या फिर यूं आ सकता है कि बताओ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू पोर्शन है उसमें ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो बेटा अब अगर पैरेलल लाइंस की बात करें, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस को देखते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या है, ठीक है ना। इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। सेकंड पार्ट है इसका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या था? पैरेलल लाइंस के लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि अगर a1/a2, ठीक है ना, बराबर है b1/b2 के, तो नहीं होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है ना। तो चलो हम इक्वेशन बनाने तो फिर से लिखते हैं x + y + c = 0, ठीक है ना। अब हमें a1/a2, ठीक है ना, लास्ट टाइम की तरह जैसे कि हमने a2 हमने 4 लिया था, फिर से a2 को 4 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा रेशियो को क्या मिला था 1/2, ठीक। अब अगला जो है, अगला भी हमारा अब 1/2 आना चाहिए क्योंकि b2 के इक्वल करवाना है b1/b2 के, ठीक है ना। तो अब जैसे ये 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी 2 के मल्टीपल से, ठीक। लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 8 है तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 8 का 2 से मल्टीपल ना हो, जैसे कि कुछ भी ले लो 2 के अलावा 5 ले लो, ठीक है ना। हो गया, लॉजिक बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये बनेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी क्या है, इसमें हमको इक्वेशन दे रखी है, इसकी हमको वही ग्राफिकल प्लॉटिंग करनी है, ठीक है ना। वही सिमिलर तरीके से आपने टेबल बनाना है, इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग होगी, ठीक है ना। ग्राफिकल प्लॉटिंग होने के बाद, ठीक है ना, जब आप ग्राफिकल प्लॉटिंग कर दोगे तो आप ध्यान से देखोगे जो लाइंस हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब आप प्लॉटिंग कर देंगे इनकी, ठीक है ना, एक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन की इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। कैसे पता लगाया मैंने बेसिकली कि भाई इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं मेरे पास इक्वेशंस क्या क्या है। इक्वेशंस है मेरे पास x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसके a b c के रेशियो, तो ये आता है 1/3, ठीक है ना, -1/2 और 1/-12, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और जब ये सिचुएशन होती है तो यानी ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, तो ये मे भी इस पॉइंट पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो x एक्सिस के साथ भी इन पॉइंट्स पे मीट करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट कुछ क्वेश्चन में जब हम y की वैल्यूज को 0 लेते हैं तो हमको x पर वैल्यूज मिलती हैं और इसी जगह पर मिलती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो x एक्सिस के साथ मिलके ये दोनों इक्वेशन जो है एक एरिया, एक ट्रायंगल बना रही है। इस ट्रायंगल को हमने शेड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स के नाम होंगे जैसे कि b c e, ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिखना है ट्रायंगल BCE इज अ शेडेड रीजन, चलो तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपने इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, 3.2 तक के ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ठीक है ना। तब तक आप सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।